आइए सीधा आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसे भू राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर डालेंगे जिसने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक अकेला ट्रिगर न केवल बड़े पैमाने पर वैश्विक अर्थव्यवस्था को पलट सकता है, बल्कि अमेरिका जैसे देश के भीतर एक ऐतिहासिक कानूनी टकराव भी पैदा कर सकता है। एक छोटी सी चिंगारी कैसे पूरी दुनिया के नक्शे को प्रभावित कर सकती है, आज की चर्चा बिल्कुल उसी के बारे में है। आज की इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस प्रकार रहने वाली है। पहले बात होगी हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य की नाकेबंदी पर। फिर इसके आर्थिक और सैन्य झटकों को समझेंगे। इसके बाद अमेरिका के आंतरिक सवालों और सहयोगी देशों के पीछे हटने पर नजर डालेंगे। फिर ईरान की लंबी युद्ध रणनीति, अमेरिका की 60 दिन वाली लीगल डेडलाइन और आखिर में जानेंगे कि इस भयंकर अस्थिरता के बीच डिजिटल करियर कैसे एक सुरक्षित रास्ता बन सकता है। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की नाकेबंदी, यहीं से इस पूरे संकट की असल शुरुआत होती है। अब देखिए, इस पूरे बवाल की शुरुआत होती कहाँ से है। ये सब शुरू हुआ डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर की गई एक बेहद आक्रामक पोस्ट से। उन्होंने एक तस्वीर साझा की जिसमें ईरान में बम धमाके हो रहे थे और ट्रंप खुद एक बंदूक लिए हुए थे। संदेश बिल्कुल साफ था। उन्होंने लिखा कि ईरान को गैर परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करना नहीं आता और उन्हें जल्द ही समझदार होना पड़ेगा। नो मोर मिस्टर नाइस गाय, यानी अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। ये बयान प्रशासन के तीखे तेवर पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है। और इस बयानबाजी का असर सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहा, जमीन पर इसका तुरंत एक्शन दिखा। इस बयान के ठीक बाद अमेरिका ने हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य की नाकेबंदी को और बढ़ा दिया। प्रशासन ने साफ कर दिया कि ये पाबंदी कोई 2-4 दिन की नहीं है, बल्कि कई महीनों तक चलने वाली है। जरा सोचिए, ये रास्ता दुनिया भर के तेल व्यापार की मानो एक अहम नस है और इसका बंद होना क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। भाग 2, आर्थिक और सैन्य झटके। आइए देखते हैं कि कैसी इस नाकेबंदी ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्था और सेनाओं में एक भूचाल सा ला दिया है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चोट पड़ी है सीधा अर्थव्यवस्था पर। जैसे ही नाकेबंदी की मियाद बढ़ी, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस और खास तौर पर ब्रेंट क्रूड ऑयल सीधे $90 प्रति बैरल के पार उछल गए हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। जब तेल के दाम इस तरह रॉकेट की तरह भागते हैं तो दुनिया के हर छोटे बड़े देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाती है और महंगाई अपने चरम पर पहुंचने लगती है। और सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, मिलिट्री के मोर्चे पर भी जो हो रहा है वो ऐतिहासिक है। जरा इन रक्षा बजट के आंकड़ों पर गौर कीजिए। शुरुआत में लक्ष्य $900 बिलियन का था, जिसे बढ़ाकर 950 बिलियन किया गया। लेकिन अब रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने दुनिया भर में अपना सैन्य दबदबा बनाए रखने के लिए सीधे $15.5 ट्रिलियन मांग लिए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से रक्षा बजट में उछाल की ये सबसे बड़ी मांग है। भाग 3, आंतरिक संदेह और सहयोगी देशों का प्रतिरोध। बाहर से देखने पर अमेरिका की रणनीति भले ही एकदम सॉलिड लग रही हो, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही बयां कर रही है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ पेंटागन है जो कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा कायम है और सब कुछ शानदार चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं जो काफी कड़े सवाल उठा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो प्राइवेटली इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को जो भारी नुकसान हुआ है उसे दुनिया से छुपाया जा रहा है, और तो और सऊदी अरब और यूएई को इस नुकसान से उबारने के लिए जो भारी भरकम आर्थिक पैकेज देने पड़ेंगे उसका कोई हिसाब ही नहीं दिया जा रहा। और अमेरिका के जो सबसे करीबी दोस्त हैं जैसे ब्रिटेन और फ्रांस, वो भी इस आग से खुद को दूर रख रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का ये बयान देखिए। उन्होंने एकदम दो टूक कह दिया है कि वो अपने देश को कभी भी एक ऐसे युद्ध में नहीं घसीटने देंगे जो उनके फायदे का ना हो। नाटो सहयोगियों का इस तरह पीछे हटना साफ दिखाता है कि अमेरिका इस रणनीति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी हद तक अकेला पड़ता जा रहा है। भाग 4, ईरान की लंबी युद्ध रणनीति। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं कि ईरान इस पूरी स्थिति को कैसे हैंडल कर रहा है। सच कहा जाए तो ईरान इस मामले में जरा भी झुकने के मूड में नहीं है। वहां के सांसदों का दावा है कि उनके पास इतने मिसाइल और ड्रोन जमा हैं कि वो इस युद्ध को सालों साल तक खींच सकते हैं। उनका साफ कहना है कि किसी भी तरह के दबाव या अपमान में आके बातचीत की मेज पर बैठने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
अमेरिका भले ही नाकेबंदी लंबी करने की बात कर रहा हो, लेकिन सामने से भी एक लंबी और मुश्किल लड़ाई की पूरी तैयारी नजर आ रही है। भाग 5 60 दिनों की कानूनी डेडलाइन। यह इस पूरे विश्लेषण का सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, जहां एक ग्लोबल युद्ध अमेरिका के अपने घरेलू कानूनों से टकराता है। अमेरिका में एक बहुत ही अहम कानून है 1973 का वॉर पावर्स रेजोल्यूशन एक्ट। ये कानून राष्ट्रपति को ये ताकत देता है कि वो बिना संसद यानी बिना कांग्रेस की मंजूरी के 60 दिनों तक किसी भी सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन यही कानून अब प्रशासन के सिर पर एक टिक टिक करते टाइम बम की तरह लटक रहा है। इस टाइमलाइन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जिस दिन ये संघर्ष शुरू हुआ, उल्टी गिनती उसी दिन से चालू हो गई। 60 दिन पूरे होते ही राष्ट्रपति की वो शुरुआती पावर खत्म हो जाती है। अगर कोई बड़ी इमरजेंसी है तो ज्यादा से ज्यादा 30 दिन का एक्सटेंशन लिया जा सकता है, यानी कुल 90 दिन। अब चक शूमर जैसे दिग्गज नेता कांग्रेस में वोटिंग करवाने की पूरी तैयारी में बैठे हैं, और अगर इस वोट में राष्ट्रपति हार जाते हैं तो समझ लीजिए इस युद्ध को तुरंत प्रभाव से रोकना ही पड़ेगा। ये सब हमें एक बहुत ही बड़े चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या अमेरिकी कांग्रेस का ये आगामी वोट इस भयंकर संघर्ष पर रोक लगा पाएगा, या फिर इसके नतीजे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को एक ऐसी खाई में धकेल देंगे जहां से वापसी शायद नामुमकिन हो जाए? खैर, इस सवाल का जवाब आने वाले कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया के सामने होगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।